2 सितंबर 1859। कहने को ये आम सा दिन था, पर अचानक उस दिन आसमान लाल हो जाता है। टेलीग्राफ इक्विपमेंट्स अचानक आग पकड़ने लगते हैं और टेलीग्राफ ऑपरेटर्स को बिजली के झटके महसूस होते हैं। दुनिया के कई कोनों में आधी रात को भी इतनी रोशनी हो जाती है कि किताब भी पढ़ी जा सकती है। रॉकी माउंटेन्स के कोयले के खदानों में काम करने वाले मजदूर रात के 1 बजे दिन समझकर उठ जाते हैं। मैग्नेटिक कंपास काम करना बंद कर देती है, जिससे कि बीच समुद्र जहाज़ों को दिशा पता लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है और दुनिया को लगता है कि यह विनाश का दिन है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हुआ था उस दिन। दूसरा सवाल, क्या यह फिर दोबारा हो सकता है? और अगर ये फिर से हुआ तो क्या सारी दुनिया खत्म हो जाएगी? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल कि ऐसा अगर फिर से होता है तो उससे बचने के लिए हमारे पास क्या प्रोटेक्शन मेजर्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इन चारों सवालों का जवाब पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एएस फाउंडेशन में हम एजुकेशन एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं, जहां पर हमारी कोशिश है एजुकेशनल, थॉट प्रोवोकिंग, मोटिवेशनल टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। 2 सितंबर 1859 को होने वाली इस घटना को वैज्ञानिक भाषा में कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है, जबकि धरती का सामना सूरज से निकलने वाली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से हुआ था। तो अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों होता है, और इसी से ही जुड़ा है हमारा दूसरा सवाल कि क्या ये दोबारा हो सकता है। तो जवाब है बिल्कुल। सारी बातों को समझने के लिए हमको सबसे पहले सूरज के स्ट्रक्चर को समझना होगा। और सूरज की मोटे तौर पे 4 लेयर्स हैं। सबसे बाहर की लेयर को कोरोना कहा जाता है, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर फोटोस्फेयर और सबसे अंदर की लेयर को कोर कहा जाता है, जहां पर कि 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो कि अपने आप में एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में लोग तिलमिला उठते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप में बदल जाता है। तो अब इमेजिन कीजिए 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस कितना तापमान होगा। तो मेनली कोर में यही जो चीज़ है जो सूरज में मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। और अगर यही इवेंट आज की तारीख में होता तो इस नुकसान का अंदाज़ा लगाना लगभग नामुमकिन होता, या यूँ कहिए कि मानवता मॉडर्न स्टोन एज में चली जाती। हालांकि 2 सितंबर 1859 जैसे इवेंट्स अक्सर नहीं होते, पर सूरज की डीप स्टडी करने से पता चलता है कि उस दिन से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक सोलर फ्लेयर्स या सोलर स्टॉर्म्स भी आ सकती हैं। और अगर ऐसा इवेंट आज की डेट में होता है तो नुकसान कहीं गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे इवेंट का असर कई गुना ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा समय तक भी रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज की डेट में दुनिया मोबाइल, इंटरनेट या बिजली से चलने वाले उपकरण पर चल रही है। सबसे पहले हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम करना बंद कर देगी और अगले ही झटके में दुनिया भर की बिजली भी ठप हो जाएगी, जिसके कारण बैंकिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएंगे और इससे हमारे रोज़ाना की स्मूथ लाइफ में बहुत गहरा असर पड़ेगा। हवा में उड़ते हुए एरोप्लेन्स का एटीसी से संपर्क टूट जाएगा। गहरे समुद्रों में जहाज के कंपास काम करना बंद कर देंगे और वो रास्ते से भटक जाएंगे। हमारा ग्लोबल फूड सप्लाई चेन बंद हो जाएगा और उससे भी ज़्यादा बुरा हाशर होगा एरोप्लेन्स के मुसाफिरों का और स्पेस के अंदर एस्ट्रोनॉट्स का, जिनको कि कई गुना ज़्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। इससे कैंसर के मरीजों की संख्या भी आसमान छूने लगेगी। सभी स्पेस एजेंसीज के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के सैटेलाइट्स एक ही पल में मिट्टी हो जाएंगे। अकेले अमेरिका की पावर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो अकेले अमेरिका में पावर इंडस्ट्री को 2.6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यहीं से ही अगर ये नुकसान पूरी दुनिया के पैमाने पर निकाला जाए तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी के दम पर चलने वाले बैंकिंग, स्टॉक मार्केट को अचानक क्रैश होना पड़ेगा। एटीएम मशीन्स बिल्कुल बंद हो जाएंगी, यानी कि लोगों की करोड़ों की सेविंग वहीं पर ही धरी की धरी रह जाएगी। दूसरे शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसानियत मॉडर्न स्टोन एज में दाखिल हो जाएगी और शायद ये मानवता पर आया आज तक का सबसे बड़ा संकट होगा।
बहुत बड़ी चिंता की बात है कि वैज्ञानिकों के अनुसार हम इस समय सूरज के मोस्ट एक्टिव सोलर फेज से गुजर रहे हैं, पर खुशकिस्मती की ये बात है कि खतरा अब पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है और मुसीबत आने से पहले ही बचाव भी हो सकता है। और यहाँ पर स्टोरी में एंट्री होती है 378 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार हुए इसरो के आदित्य L1 स्पेस प्रॉब की, जिसके कि नाम में आदित्य का मतलब है सूरज और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट 1। फ्रेंड्स, हमें प्राउड होना चाहिए हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी यानी इसरो पर, क्योंकि जो काम फॉरेन स्पेस एजेंसीज को करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए वो काम इसरो कुछ करोड़ रुपए में कर देती है, और वो भी परफेक्शन के साथ। इसलिए कमेंट बॉक्स में जाएं और अभी टाइप करें प्राउड ऑफ इसरो। लैग्रेंज पॉइंट का मतलब है धरती से सूरज की तरफ 1.5 मिलियन किलोमीटर, जो कि पूरी दूरी का सिर्फ 1% है। और इस पॉइंट की खास बात ये भी है कि यहाँ पर सूरज और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं। साइंटिस्ट ने ठीक इस तरह के 5 लैग्रेंज पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं और स्पेसक्राफ्ट की मदद से आदित्य L1 को इस पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, जहां पर कि सूरज को बिना किसी एक्लिप्स के साल भर देखा जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड्स कैरी करेगा, जो कि पूरी तरह से ही भारत में ही निर्मित हैं। इस तरह से इस मिशन को कम्प्लीटली मेड इन इंडिया भी कहा जा सकता है। अब समझते हैं उन 7 पेलोड्स के बारे में। फ्रेंड्स, पेलोड्स को हम साधारण भाषा में इक्विपमेंट्स भी कह सकते हैं, और इसमें सबसे पहला इक्विपमेंट है VELC यानी कि विजिबल इमिशन लाइट कोरोनोग्राफ। इस इक्विपमेंट का मकसद है सूरज की 3 बाहरी लेयर्स को स्टडी करना, जैसे कि कोरोना, रेडिएटिव जोन और कंडक्टिव जोन, और साथ के साथ स्टडी करना कोरोना और कोरोनल मास इंजेक्शंस। फ्रेंड्स, इन कोरोनल मास इजेक्शंस को दूसरे शब्दों में कैरिंगटन इवेंट ही कहा जा सकता है, जिससे कि धरती पर रेडियो और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होती है। दूसरे पेलोड का नाम है SUIT, जिसको कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप कहा जा सकता है, जिसका मकसद है फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को स्टडी करना। तीसरे पेलोड का नाम है SOLEX, जो कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। और चौथे पेलोड का नाम है हेलियोस, जिसको कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटरी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर कहा जा सकता है, जो कि इकट्ठे मिलकर सोलर फ्लेयर्स में आने वाली बहुत ज़्यादा रेंज की एक्सरे रेडिएशन को स्टडी करेंगे। पांचवें पेलोड का नाम है ASPEX, जो कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, जो कि स्टडी करेगा फोटोन पार्टिकल्स और एनर्जेटिक आयंस को, जो कि सोलर विंड में पाई जाती हैं। छठे पेलोड का नाम है पापा यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जो कि एनालाइज करेगा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को सोलर विंड में। और आखिरी पेलोड का नाम है MAG यानी कि एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, जो कि मेजर करेगा प्लैनेट्स के बीच में होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को L1 पॉइंट पर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये आदित्य L1 मिशन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर यूज़फुल लिखें और हमारा हौसला बढ़ाएं। तो एंड में अब बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कोरोना और क्रोमोस्फीयर लेयर्स के बीच में डायनामिक्स को स्टडी करना। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो पजल साइंटिस्ट के लिए है वो ये कि आउटर लेयर कोरोना का टेम्परेचर 2 मिलियन फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा है, पर क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर 6700 से लेके 14,000 फ़ारेनहाइट ही रहता है। सो साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये क्यों रहता है। दूसरा, आदित्य L1 मिशन का मकसद है सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस की डीप स्टडी करना और पता लगाना कि इनका ओरिजिन कैसे होता है, इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है और इनके डायनामिक्स क्या हैं। तीसरा, आदित्य L1 की मदद से हम स्पेस वेदर को भी डीपली स्टडी कर सकेंगे, उसके ओरिजिन, उसके कॉम्पोजिशन और उनके डायनामिक्स भी हम स्टडी कर सकेंगे। इसके अलावा हम टोपोग्राफी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कोरोना भी समझ पाएंगे और साथ के साथ हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को भी माप सकेंगे।
5वें नंबर पर हम समझ सकेंगे कि एक स्टार का जन्म कैसे होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसके डायनामिक्स क्या होते हैं, जिससे कि यूनिवर्स की बहुत सारी अननोन मिस्ट्रीज के बारे में हमको जानने को मिलेगा। छठा, इसकी मदद से हम स्पेस वेदर को और डूंगाई में जान सकेंगे, जिससे कि हम समझ सकेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो धरती के चारों तरफ है उस पर स्पेस वेदर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरह से स्पेस वेदर लाइफ ऑफ सैटेलाइट को राउंड दी अर्थ ये डिस्टर्ब करता है या उसके ऑर्बिटल पाथ को भी ये चेंज कर सकता है। और इस तरह से हम सोलर विंड्स के गहरे राजों को जान सकेंगे, अपने नज़दीकी तारे सूरज को बहुत ही डीपली स्टडी कर सकेंगे और हार्मफुल कैटास्ट्रॉफिक मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस को या फ्यूचर में आने वाले कैरिंगटन इवेंट्स की प्रेडिक्शन भी बहुत ही ज़्यादा सटीक तौर पे कर सकेंगे। सो एट द एंड फ्रेंड्स, अगर आप भी इसरो के इस विजनरी स्टेप से इम्प्रेस्ड हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर यूजफुल इंफॉर्मेशन टाइप करें, वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा आप और किस इंफॉर्मेशनल टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।